वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक नंबर 10.3 का ही एक सब टॉपिक है 10.3.2 जो है रिफ्रैक्शन एट ए रेयर मीडियम। इसका जो प्रीवियस टॉपिक था 10.3.1 वहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे या तो फिर लाइट का वेव फ्रंट जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब 10.3.2 में इसका ऑपोजिट केस हम लेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई लाइट या फिर लाइट का वेव फ्रंट डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जब जाता है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो पहले तो हम उसको लाइट रे का यूज़ करके उसका जो बेसिक फिनोमिना है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेव फ्रंट का यूज़ करके प्रूव करेंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है, इसके ऊपर हमारे पास एक मीडियम है और एक मीडियम उसके नीचे है। सपोज ऊपर का जो मीडियम है वो है इस बार वाटर का और नीचे का जो मीडियम है वो मान लीजिए है एयर का। अब ऊपर का मीडियम है वाटर, वो इस बार एयर के कंपैरिजन में डेंसर होगा। इट मीन्स कि ऊपर का जो मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है और नीचे का रेयर मीडियम है। पिछले केस में हमने क्या लिया था कि ऊपर हमारे पास रेयर मीडियम था और नीचे डेंसर मीडियम था। इस बार ऊपर डेंसर है और नीचे रेयर है। अब यहाँ पर सपोज कि एक लाइट की रे डेंसर मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और लाइट का प्रोपोगेशन का जो पाथ है वो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का होता है। इट मीन्स कि लाइट जो है वो पहले इस पाथ के ऊपर जा रही थी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। तो अब लाइट रे जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर में यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा कि ये जो लाइट रे है वो पहले इस पाथ के ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाएगी वो अपना पाथ है वो चेंज करेगी और ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंट हो जाएगी और कुछ इस पाथ के ऊपर प्रोपोगेट करने लगेगी। पहले वो ऐसे जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाती है वो नॉर्मल से अवे हो जाती है और वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर इससे उल्टा हुआ, देखिए अगर लाइट रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, और अगर डेंसर में से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर यानी कि नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। ये एंगल इंसिडेंस रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो आई, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो होगा आर। यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर वो इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था वेव फ्रंट का यूज़ करके, यहाँ पर भी हम वेव फ्रंट का यूज़ करके उसको प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम उसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेपरेटिंग सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग करती है। इसके ऊपर हमारे पास है मीडियम 1 और नीचे हमारे पास है मीडियम 2। अब ऊपर का जो मीडियम है वो एक डेंसर मीडियम है और नीचे का जो मीडियम है वो एक रेयर मीडियम है। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में लिया था ऊपर रेयर नीचे डेंसर, यहाँ पर इससे उल्टा ऊपर डेंसर नीचे रेयर। अब कोई एक वेव फ्रंट सपोज कि इस डायरेक्शन में से प्रोपोगेट करके आ रहा है और वो जब यहाँ पर पहुँचा तब हमने उसका फिगर है वो ड्रॉ कर लिया। तो सपोज ये हमारा एक वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचा है और हमें पता है कि उसकी प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की रे से। तो लाइट की रे जो है वो कुछ ऐसी बनेगी जो कि ऑलवेज इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में होगी। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और ये है ए डैश। तो वेव फ्रंट जो है वो ए डैश से एक डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये एक और लाइट रे हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा होगा। तो सपोज कि पहले हम स्टडी करते हैं ये पॉइंट बी को, जैसा हमने पिछले केस में किया था वैसा सेम यहाँ पर हम करेंगे। तो ये पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने मान लीजिए कि टो जितना टाइम लिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट सी। मान लीजिए कि मीडियम 1 के अंदर ये वेव फ्रंट की प्रोपोगेट होने की जो स्पीड है वो है v1 जितनी और मीडियम 2 में उसकी स्पीड है मान लीजिए v2 जितनी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो ये होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो v1 इंटू टाइम है टो जितना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो BC डिस्टेंस होगा v1 इंटू टो जितना। अब ये वेव फ्रंट अगर यहाँ से आगे बढ़ा होगा तो ये पॉइंट आगे गया, उसी के साथ साथ ये पॉइंट भी आगे गया होगा। लेकिन यहाँ से आगे अगर हम देखें तो मीडियम जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसलिए इससे कुछ डिफरेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए कि यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस पॉइंट के आगे जो मीडियम है वो एक रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो v2 है वो v1 से ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो लाइट की जो रे है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर इस मीडियम के अंदर ये v1 टो जितना डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट ने उससे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर कवर होना चाहिए, क्योंकि v1 जो स्पीड है उससे v2 स्पीड ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा स्पीड से कोई पॉइंट आगे जाएगा सेम टाइम के अंदर तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और एक बात
जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही लाइट की रे रेयर मीडियम में जाएगी वो ये नॉर्मल से अवे यानी कि नॉर्मल से दूर बेंट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें जो नया ये रे आगे बढ़ते हुए मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि उसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन अब वो नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगा। इसलिए ये हमको मिलेगा कुछ ऐसा, ये ऐसा। अब देख सकते हो कि यहाँ पर v1 स्पीड कम थी इसलिए कम डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ पर जो v2 है वो ज़्यादा है इसलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ। सपोज इसको हम नाम देते हैं पॉइंट E, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ कि यहाँ पर पहुँचने के लिए उसने सेम टो जितना टाइम लिया, तो ये टाइम इनटू उसकी स्पीड कितनी है भाई, तो कि v2, तो ये AE ये हो जाएगा v2 टो के बराबर। अब यहाँ पर टो टाइम के बाद अगर हमें नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, तो कि भाई हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि अगर हमें नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो वेव फ्रंट जितना आगे बढ़ा है वहाँ पर हम स्फीयर या तो फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर आर्क ड्रॉ करें दोनों के ऊपर तो कुछ ऐसा बनेगा, और फिर हम क्या करते हैं भाई, तो कि उसका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस दोनों का कॉमन टेंजेंट हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये हमको मिला एक नया वेव फ्रंट। कब, कि जब वेव फ्रंट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तब का केस मिला। तो ये हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये हमारा एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि वेव फ्रंट जो है वो पहले ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी ऐसी चेंज कर ली और अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा वैसा ही वेव फ्रंट के केस में यहाँ पर भी होगा। अब उसको जो इसको इक्वेशन है उसको प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि ये वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये सेपरेटिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पर हमें ये दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, ये ट्राइंगल ACB और ये ट्राइंगल ACE। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर ले तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, एक ट्राइंगल ये ACB जिसके अंदर हमें पता है कि ये लाइट रे और ये वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे। तो ये डिस्टेंस ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी कितना होगा 90, क्योंकि ये लाइट रे है और ये वेव फ्रंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। इट मीन्स कि ये एंगल कितना होगा 90। ये C, ये A और यहाँ पर है एंगल I और ये हमारा B। उसी तरह से यहाँ पर नीचे एक ट्राइंगल हमको मिलेगा कि AC और ये हमारे पास है E और ये हमारे पास है EC। अब यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट है और ये एक लाइट रे है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे, इसलिए ये होगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि हमारा एंगल A है वो होगा 90 डिग्री और ये जो C है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब दोनों के ऊपर से हम उसका साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उसका साइन थीटा यानी कि साइन I ये होगा, साइन I होता है उसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, तो ये हो जाएगा हमारा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है AC। अब BC डिस्टेंस कितना है, तो BC हमारे पास है V1 टो जितना, तो ये हो जाएगा V1 टो डिवाइडेड बाय AC। हमें नहीं पता है तो AC हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम साइन R लिखे तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो साइन R होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास है AE, तो ये हो जाएगा AE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। अब AE की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, AE कितना होगा भाई, तो वो होगा V2 टो जितना। तो ये V2 टो डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसे लिख लेते हैं AC। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R ये हो जाएगा V1 टो डिवाइडेड बाय AC। ये इसकी वैल्यू हुई साइन I की, पूरे के डिवीजन में साइन R की वैल्यू हम लिखेंगे V2 टो डिवाइडेड बाय AC। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब यहाँ से AC कैंसिल हो जाएगा और टो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2। तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया। अब जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था वैसा यहाँ पर करेंगे कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस क्या होता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, तो V। तो दोनों मीडियम के लिए अगर हम लिखें तो ये होगा N1 इज इक्वल टू C अपॉन V1
और मीडियम 2 के लिए होगा N2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V2। तो इसके ऊपर से V1 हमारा होगा C अपॉन N1 और V2 हमारा होगा C अपॉन N2। हमें यहाँ पर ज़रूरत है V1 अपॉन V2 की, तो V1 अपॉन V2 हम कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा C अपॉन N1 डिवाइडेड बाई C अपॉन N2। तो ये C से C कैंसिल और ये हमको मिल जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1। तो V1 अपॉन V2 ये हमको मिल जाएगा N2 अपॉन N1। तो ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में रख दें तो ये हमको मिल जाएगा साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो यही हमें प्रूव करना था। इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि ये N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। अब ये है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इसी को हम यहाँ पर प्रूव करना था, क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये एक तो हमें प्रूव करना था और यहाँ से हमें दूसरी एक चीज़ भी सीखनी है। वो क्या है, वो है क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल, अब ये क्या नई चीज़ है भाई। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी रे है, लाइट है, वो जब रेयर मीडियम में जाती है तब ये नॉर्मल से अवे जाकर, यानी कि नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है और ये आर जो है वो ऑलवेज हमको आई से ज़्यादा मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक केस हम लेते हैं जब ये हमारे पास एक नॉर्मल है। सपोज़ कि इतने एंगल पे हमने कोई एक रे यहाँ पर डाली, ये ऊपर हमारे पास एक रेयर मीडियम है और नीचे हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। तो ये लाइट रे, ये उसका स्ट्रेट लाइन का पाथ है, लेकिन वो नॉर्मल से अवे बेंट होकर कुछ इस पाथ के ऊपर जाएगी, यानी कि ये एंगल हमको आर मिलेगा और आई ये ऑलवेज आर जो है वो ऑलवेज आई से ज़्यादा होगा। तो अगर हमने इतने एंगल पर लाइट को यहाँ पर डाला तो वो इससे ज़्यादा एंगल बनाकर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वापस जाएगी, यानी कि आगे बढ़ेगी। अगर हम आई को ज़्यादा इंक्रीज करें तो क्या होता है, देखिए एक दूसरा केस हम लेते हैं। जब हमने इससे ज़्यादा आई को लिया तो आई हमने एंगल थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो ये हमारा आई, तो ये उसका ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन का पाथ था, उससे थोड़ा ज़्यादा पाथ वो यानी कि ज़्यादा एंगल बनाकर लाइट सपोज इस बार कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आर जो है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया इस बार। तो आई को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते ही जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि ये हमारा नॉर्मल और ये सेपरेटिंग सरफेस, ये दोनों अलग अलग मीडियम। तो देखिए आई जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो आर है वो इंक्रीज होता है और जो ये रे है लाइट की वो धीरे धीरे ऐसे सेपरेटिंग सरफेस की ओर ऊपर ऊपर जाती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आई जो है वो कुछ इतना हो जाएगा कि जो लाइट की रे है वो उसका देखिए ये स्ट्रेट लाइन उसका पाथ था, लेकिन ये नॉर्मल से अवे जाने के बाद वो इतनी अवे चली जाएगी कि ये जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में ही वो प्रोपोगेट करने लगेगी। देखिए यहाँ पर लाइट रे कुछ इस तरफ जा रही थी, हमने आई इंक्रीज किया तो वो ऐसे जाने लगी, और इंक्रीज किया तो ऐसे जाने लगी, और इंक्रीज किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस उतने आई के ऊपर जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल में ही जाने लगेगी। तो ये जो आई की वैल्यू हमको मिली कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इससे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाती है और सेपरेटिंग सरफेस के पैरेलल में चलने लगती है, उस एंगल यानी कि उस इंसिडेंस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल, यानी कि ऐसा एंगल कि जब लाइट रे को अगर हम इस सरफेस के ऊपर फॉल करवाए तो वो इस नॉर्मल से अवे जाकर ये सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में प्रोपोगेट करने लगेगी। तो उस इंसिडेंस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आई हमने किसके बराबर कर दिया भाई, तो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं आई सी से। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहे तो ये आई जो है वो हमने किसके बराबर कर दिया भाई, तो वो हमने कर दिया क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये साइन आई की जगह पे आ जाएगा साइन आई सी और नीचे है हमारे पास साइन आर। अब देखिए यहाँ पर आर जो है वो क्या है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, और वो हमारे पास है कितना 90 डिग्री, और साइन 90 ये कितना होता है भाई, ये होता है 1। इसलिए यहाँ पर साइन आर यानी कि साइन 90 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1। ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 के बराबर। तो इसके ऊपर से हमें क्रिटिकल एंगल के लिए ये इक्वेशन मिल गया कि साइन आई सी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो इसके ऊपर से हम आई सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, तो कि साइन आई सी इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स N2 डिवाइडेड बाई N1।
तो इसके ऊपर से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल बेसिकली है क्या कि ऐसा इंसिडेंस एंगल कि जब अगर हम लाइट रे को इसके ऊपर फॉल करवाए तो वो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाकर इस जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके पैरेलल में प्रोपोगेट करने लगे। अब देखिए, अगर हम इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट रे यहाँ पर फॉल करवाए तो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है और ये एक नॉर्मल है। अब हमने क्या किया, एक इंसिडेंस एंगल ऐसा लिया कि जो क्रिटिकल एंगल है, अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रे इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल में जाने लगेगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंसिडेंस एंगल है उसको क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल का लेते हैं। तो अगर हम उससे भी ज़्यादा एंगल का इंसिडेंस एंगल लेंगे तो जो लाइट रे है वो यहाँ पर जाने के बाद वो इसके पैरेलल में तो जा ही रही थी, उससे भी आगे अगर चली जाएगी तो वो फिर से उसी मीडियम में वापस जाने लगेगी। और ये जो फिनोमिना हो गया वो हो गया रिफ्लेक्शन का। समझ में आया कुछ यहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए, ये हमारी सेपरेटिंग सरफेस, ये एक नॉर्मल, हमने एक रे को यहाँ पर डाला तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी गई। फिर हमने ये एंगल इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी गई। फिर ये एंगल इंक्रीज किया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल में जाने लगी। और इससे भी ये एंगल हमको कितना मिला, तो ये हमको मिला IC यानी कि क्रिटिकल एंगल जितना। अब इससे भी ज़्यादा एंगल अगर हम ले तो क्या होगा कि ये इससे आगे जाने लगेगी, यानी कि उसी मीडियम में वापस चलने लगेगी। और ये जो फिनोमेना यहाँ पर हो गया वो रिफ्रैक्शन की जगह पे क्या हो गया, अब रिफ्लेक्शन का। तो ये जो फिनोमेना जब हुआ कि अगर हम इंसिडेंट रे है यानी कि इंसिडेंस एंगल है वो I जो है वो IC से भी ज़्यादा ले तो लाइट रे उसी मीडियम में फिर से प्रोपोगेट करने लगती है, उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट रे उसी मीडियम में वापस प्रोपोगेट होने लगेगी, उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। हमारा प्रीवियस चैप्टर था रे ऑप्टिक्स का, उसके अंदर उसके कुछ एडवांटेजेस भी हमने देखे थे कि सपोज कोई एक वायर है, उसके अंदर हमने डेंसर मीडियम लिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लाइट रे उसके अंदर फॉल करवाते हैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर, तो वो लाइट रे इस वायर के अंदर इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते ऐसे ऐसे अंदर अंदर चलती रहेगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो इसका हम इस जो ये जो फिनोमेना है उसको हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो इंटरनेट जो हम प्रोपोगेट करते हैं इंटरनेट की वेव्स, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो ये हमारी बात हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो इतना हमें यहाँ पर समझना था कि लाइट की रे। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर रे का यूज़ करके स्टडी किया वही सेम एप्लीकेबल होगा वेव फ्रंट के लिए। ये वेव फ्रंट जैसा लाइट में हो वैसा वेव फ्रंट में होगा कि वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है तो कोई एक एंगल ऐसा आएगा जब ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, यानी कि वेव फ्रंट ऐसे आया और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उतना इसके अंदर हमें स्टडी करना था कि कोई एक वेव फ्रंट अगर डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे जाता है। और जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेव फ्रंट पहले ऐसे जा रहा था, लेकिन उसने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करके थोड़ी ऐसी कर ली और वो अब नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में जाने लगा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। इन दोनों में हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।